बांध रखा है या नहीं? कंफर्म। घुमा रहे हो तो ये अपने ट्रैक पर बना हुआ है और आपको रस्सी एकदम टाइट दिखाई दे रही होगी, फोर्स की वजह से दिखाई दे रही होगी। लगातार ये अपने ट्रैक पर बना हुआ है या नहीं? कंफर्म सी बात समझ में आई? इस चीज को हटा दें, दूसरी चीज लें। ये रस्सी न मान के समझना, यहां पर कुछ भी नहीं है। आप किसी सर्कुलर पाथ पर यूं गति कर रहे हो। अगर आप अपने पथ पर बने हुए हो, कोई फोर्स तो है जो आपको इस पथ पर बनाए हुए है। कंफर्म। जिसने आपको अंदर की ओर खींच रखा है। आइदर आपको यहां निकल जाना चाहिए था। कंफर्म। यहां नहीं निकले, अगर इस तरफ आए तो देखो, अगर आप अपने पथ पर दिखाई देते हो, आइदर इसे यहां निकल जाना चाहिए था या नहीं? ठीक। यदि कोई भी वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है, क्लियर सी बात समझ में आई? हमें पाथ हमेशा कैसा दिखाई देना चाहिए? सर्कुलर। यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उस वस्तु पर एक बल अंदर की ओर कार्य करता है, मिस केंद्र की ओर। कंफर्म। तो उस वस्तु पर एक बल केंद्र की ओर या अंदर की ओर कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्री बल। और इसी अभिकेंद्री बल के कारण यह वस्तु अपने ट्रैक पर बनी रहती होगी। कंफर्म सी बात समझ में आई? बार बार बल कहते हैं, इसका मतलब फोर्स तो है। कैसा फोर्स था? अभिकेंद्री बल या सेंट्रीपिटल फोर्स। कंफर्म सी बात समझ में आई? जरा यहां पर देखें, इस वस्तु का कुछ द्रव्यमान होना चाहिए या नहीं? ठीक। द्रव्यमान नो डाउट इसका नजर आ रहा होगा। दूसरी खास बात देखो, इसका वेग भी नजर आता है या नहीं? कंफर्म। तो वेलोसिटी भी नजर आनी शुरू हो गई। यहां से यहां तक की कुछ रेडियस दिखाई देती है। कंफर्म। पूरा लेते तो पूरा डायमीटर हो जाता, लेकिन यहां से यहां तक देखो, ये रेडियस ही तो है। यहां से यहां तक रेडियस भी दिखाई दे रही है। अगर इस रेडियस को भी मेंशन कर लें तो देखो, इस हिसाब से तो दिखाई देना चाहिए था mv/r। लेकिन एक खास बात याद रखना, ये जो गति किसी वृत्ताकार पथ पर आपको दिखाई देगी, ये गति हमेशा एक्सेलरेट मोशन में होती है, मींस त्वरित गति। कैसी गति होगी? और एक्सेलरेशन का मतलब क्या था? वेग में परिवर्तन। एक खास बात याद रखना, हर पॉइंट पर वेग में दिशा होती है या नहीं? मैंने दो शब्द इस्तेमाल किए थे जब चैप्टर स्टार्ट किया था। मैंने एक बताई थी स्पीड या चाल, और दूसरी क्या बताई थी? वेलोसिटी। तो एक खास बात देखना, मैंने कहा था दूरी लूं या डिस्टेंस, तो मैंने कहा था डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता, कहा था या नहीं? फिर मैंने लिया था डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। दूसरा शब्द मैंने क्या लिया था? विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा था इसमें डायरेक्शन होती है। मींस यहां पर डायरेक्शन या दिशा नहीं मिली, जबकि यहां पर डायरेक्शन मिली या नहीं? कंफर्म। फिर हमने इन दोनों का इस्तेमाल किया था इस दूरी का। हमेशा स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो लिखते हो ना, चाल या स्पीड इक्वल टू चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी का इस्तेमाल यहां कर दिया या नहीं? डिस्टेंस का इस्तेमाल कर दिया। इसका मतलब चाल में भी डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि दूरी में डायरेक्शन नहीं थी, तो इसका मतलब यहां भी डायरेक्शन नहीं हुई। नेक्स्ट देखो, जब मैंने वेलोसिटी की बात की थी तो वेग बराबर क्या लिखा था? विस्थापन बटे समय लिखा था या नहीं? देखो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन दिखाई दे रही है या नहीं? इसका मतलब इसमें डायरेक्शन दिखाई देती है। कंफर्म सी बात समझ में आई? जब भी डायरेक्शन दिखाई देगी, डायरेक्शन हर पॉइंट पे बदल रही है या नहीं? जब डायरेक्शन हर पॉइंट पे बदलेगी तो एक्सेलरेट मोशन होगा, त्वरित गति। दिशा हर पॉइंट पे बदल रही है या नहीं? देखो यहां डायरेक्शन ये थी, यहां डायरेक्शन ये हो गई, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये हो गई, यहां डायरेक्शन ये हो गई। हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रही है या नहीं? कंफर्म। और जब भी डायरेक्शन हर पॉइंट पे बदलेगी, समझ लेना एक्सेलरेशन। क्या समझना है? त्वरित गति। पूछे क्यों, कह देना दिशा बदल रही है, क्योंकि हमेशा वेग में दिशा होती है। दिशा बदलेगी इसका मतलब एक्सेलरेट कर रहा है। कंफर्म सी बात समझ में आई? तो हमें यहां दो पॉइंट्स पर ध्यान रखना है। पहला पॉइंट देखो, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है, इसका मतलब एनी ऑब्जेक्ट डूइंग मोशन ऑन अ सर्कुलर पाथ। कोई भी वस्तु जब किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उस वस्तु पर एक बल
केंद्र की ओर कार्य करता है, इस बल को ही हम अभिकेंद्री बल कहते हैं। कंफर्म। नेक्स्ट में देखें, यदि वृत्ताकार पथ पर गति करने वाले वस्तु का द्रव्यमान m हो, कंफर्म, तथा इसका वेग v हो। क्लियर। वेग v लिख दिया, लेकिन गति कैसी थी? त्वरित। तो जैसे त्वरित गति थी यहां पर mv² कर दो। कंफर्म। यदि वेग v हो और इसके बीच की जो त्रिज्या दिखाई देती है, रेडियस, वो r हो, तो फार्मूला अभिकेंद्री बल का क्या निकला? mv²/r। यहां तक कंफर्म हो या नहीं? अभिकेंद्री बल के कारण ही कोई भी वस्तु अपने ट्रैक पर बनी रहती है। कंफर्म। तो अभिकेंद्री बल में लिखना, यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है, यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है, तो उस वस्तु पर एक बल केंद्र की ओर कार्य करता है, तो उस वस्तु पर एक बल केंद्र की ओर कार्य करता है, जिसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। जिसे अभिकेंद्री बल कहते हैं, विच फोर्स नोन एज सेंट्रीपेटल फोर्स, जिसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। कंफर्म। पैराग्राफ चेंज, नेक्स्ट लाइन से लिखना, यदि वस्तु का द्रव्यमान m, इफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज m, यदि वस्तु का द्रव्यमान m तथा वृत्ताकार पथ पर उसका वेग, ठीक, वेलोसिटी एज अ सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार पथ पर उसका वेग v हो, वृत्ताकार पथ पर या सर्कुलर पाथ पर उसकी वेलोसिटी या वेग v हो, तथा वस्तु एवं केंद्र के बीच त्रिज्या या रेडियस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सेंटर, तथा वस्तु एवं केंद्र के बीच त्रिज्या r हो, तो रेडियस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सेंटर इज स्मॉल और से इंडिकेट करना, यदि r हो तो अभिकेंद्री बल, हाँ, एक समान त्वरित गति होगी, क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी वही थी। क्लियर सी बात समझ में आई? डायरेक्शन बदल गया, मैंने तो कहा नहीं कि उसकी वो चेंज हो रही, तो एक समान त्वरित गति है ये, ठीक। तो अभिकेंद्री बल F = mv²/r। नो, वो जो आप निकाल रहे हो वो कोणीय वेग निकाल रहे हो, एंगुलर वेलोसिटी। हम वेलोसिटी की नहीं, फोर्स की बात कर रहे हैं। देखो जो ओमेगा आप बता रहे हो, सपोज करो ये सर्कुलर पाथ था, क्लियर। अगर ये सर्कुलर पाथ दिखाई देता है और ये ऑब्जेक्ट यहां है, कंफर्म, ये ऑब्जेक्ट यहां से चले और घूमकर यहीं आ जाए, क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं? तो अगर टोटल कहें तो इसे 2π से इंडिकेट करते हो या नहीं? अगर इसने एक चक्कर लगाया तो 2πn कह सकते हैं या नहीं? अगर मैं पूछूं कितने डिग्री घूम गया तो कहोगे सर 360 डिग्री घूमा या नहीं? ये जो 360 डिग्री घूमा इसे ही हम ओमेगा से इंडिकेट कर देते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू कितना मिला? 2πn। अब लेकिन एक खास बात नोटिस करो, ये तो 360 डिग्री को इंडिकेट कर रहा है या नहीं? ठीक। लेकिन एक देखो, अभी तो कण ये यहां पर है,
1 सेकंड के बाद यहां हो सकता है या नहीं? देख लें कितने डिग्री का एंगल बना, थीटा बना या नहीं? ये थीटा ही तो ओमेगा है। क्लियर सी बात समझ में आई? जरा देखो तो यहां से यहां तक आने में इसे कुछ समय लगा होगा। अब जरा मैं इसे ही डिफिनीशन में कह के देखूं, कोई वस्तु जब किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो यह अपनी प्रारंभिक अवस्था से 1 सेकंड में जितने डिग्री का कोण बना देती है, कंफर्म, वही कोण क्या कहलाता होगा? ओमेगा। और उसका ये वेग क्या कहलाता होगा? कोणीय वेग। कि इतने कोण से था, इतने कोण से था, तो एंगुलर वेलोसिटी बता रहा हूं या नहीं? कोणीय वेग। ठीक, वेलोसिटी नहीं। इस समय हम कहां पर हैं? फोर्स पर। इस समय हम कहां पर हैं? फोर्स पर। वो जो आप कह रहे थे वो वेलोसिटी है। कोई भी कण 1 सेकंड में जितने डिग्री घूम जाए अपने प्रारंभिक अवस्था से, वही उसका कोणीय वेग होगा। हो सकता है 1 सेकंड में 20 डिग्री गया तो कोणीय वेग कितना मिला? 20 डिग्री। 1 सेकंड में 40 डिग्री घूम गया होता तो कोणीय वेग कितना मिलता? 40 डिग्री। 1 सेकंड में 90 डिग्री घूम जाए, यहां था यहां आ गया, तो कोणीय वेग कितना दिखाई दिया? 90 डिग्री। सिंपल सी बात यही हुई कि 1 सेकंड में कितने डिग्री घूम गया। 1 सेकंड में जितने डिग्री घूम जाए समझ लेना वही उसकी एंगुलर वेलोसिटी है या कोणीय वेग है। कंफर्म सी बात समझ में आई? लेकिन हम वेलोसिटी ना करके क्या कर रहे हैं? फोर्स। जितने इंपॉर्टेंस पॉइंट होंगे वहां तक आपके कराते चलूंगा। ठीक है, लिख लिया? F इक्वल टू हाफ mv²/r। अब चीजें चेक करना शुरू करें। कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर कोई कार यूं जा रही और अचानक यूं टर्न मारे, अगर कार बाईं ओर टर्न मारी तो आप दाहिनी ओर झुक रहे थे या नहीं? कंफर्म। अगर कार ने दाहिनी ओर टर्न मारी तो आप बाईं ओर झुकोगे। क्लियर सी बात समझ में आई? हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में झुक रहे हो। जैसे कार ने टर्न ली, इसका मतलब सर्कुलर पाथ बना रही है। कोई भी चीज जैसे अपने स्ट्रेट पाथ से टर्न ले और ऐसे ही टर्न लिए रखे तो देखो यूं आ जाएगी। बात समझ में आई या नहीं? एक तो आप ट्रैक्टर लेना, स्टीयरिंग यूं पकड़ना, देखना सीधे चलेगा। ट्रैक्टर की स्टीयरिंग थोड़ी सी मोड़कर उसे वहीं फिक्स कर देना, तो ट्रैक्टर जब यूं चलना शुरू करे तो आप उस तरफ उतर लेना, देखना ट्रैक्टर यूं चलता रहेगा। कई बार देखना कोई मेला या फेयर्स लगे होते हैं तो ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के बाद इतने एंगल मोड़कर, स्टीयरिंग एंगल मोड़ने के बाद उसे वहीं फिक्स कर देते हैं, तो ट्रैक्टर यूं ही चलता रहेगा बिना ड्राइवर, क्योंकि आपने इंजन स्टार्ट छोड़ रखा है या नहीं। लाइन दो तरीके से स्केच कर रहे हो। स्ट्रेट लाइन तो ब्रह्मांड के दूसरे कोने तक स्ट्रेट ही जाएगी। थोड़ा सा मोड़ो, कर्व बनाया या नहीं? जैसे कर्व बनाओगे अंत में जाकर यह स्फीयर बन जाएगा। लाइन को मोड़ते ही वो क्या बनेगा? स्फीयर बनेगा। अब हमें यह देखना आपने कितने डिग्री का टर्न लिया है। ज्यादा टर्न लोगे तो तुरंत स्फीयर बन जाएगा, लेकिन मैंने हल्का सा टर्न लिया तो काफी लंबा स्फीयर बनेगा या नहीं? झुकाव कितने डिग्री का है? कंफर्म सी बात समझ में आ रही है? ठीक, तो यहां पर हमें क्या देखना है? जब हमने अभिकेंद्री बल के बारे में बात की तो मैंने कहा हमें देखना है कार टर्न किधर ले रही है। कार अगर दाहिने मुड़ी तो आप किधर झुके थे? बाएं। ठीक, जब कार मुड़ रही थी तो देखो इसी सर्कुलर पाथ में रहेगी या नहीं? तो ये सर्कुलर पाथ में बनी है तो अभिकेंद्री बल के कारण बनी होगी। ये बनी रह गई तो आप बाहर क्यों जा रहे थे? फिर लोगों को लगेगा कि नहीं सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण मैं बाहर जा रहा था। बिल्कुल नहीं। कार के जो टायर्स थे वो जमीन पर थे या नहीं? ठीक, एक सतह ये, दूसरी। अगर मैं इस हाथ करूं, देखो घर्षण हो रहा है या नहीं? फ्रिक्शन। देखो ये कार फ्रिक्शन फोर्स के कारण अपने अभिकेंद्री बल को जनरेट कर लेगी, लेकिन आप तो जमीन से टच नहीं थे। आप तो इसी कार में बैठे थे या नहीं? आपको कहीं से फ्रिक्शन तो मिला नहीं, तो कार तो दाहिने मुड़ गई और आप बाएं मुड़ गए। क्लियर सी बात समझ में है या नहीं? कार जब दाहिने मुड़ती है तो व्यक्ति बाएं झुक जाता है, या कार जब बाएं मुड़ेगी तो आप किधर झुकोगे? दाहिनी ओर। कि कार पर अभिकेंद्री बल कहां से मिल रहा है? फ्रिक्शन या घर्षण की वजह से। ठीक, इसका मतलब जब अभिकेंद्री बल है तो किसी न किसी वजह से तो मिला होगा। अब जरा नेक्स्ट चीज चेक करो। अगर ये पृथ्वी है और लगातार कोई प्लेनेट इसके चक्कर लगा रहा है,
देखो सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगा रहा है या नहीं? अगर यूं चक्कर लगा रहा है तो सर्कुलर पाथ पर, तो इसका मतलब इनके बीच भी अभिकेंद्री बल होगा जो केंद्र की ओर कार्य कर रहा है। पूछे इसे ये अभिकेंद्री बल कहां से मिला, तो कह देना ग्रेविटेशनल फोर्स से मिला। इसे ये अभिकेंद्री बल कहां से मिला? गुरुत्वाकर्षण के कारण मिला। कार को कहां से मिला? घर्षण बल के कारण मिला। क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं? एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में लिख लेना। फर्स्ट एग्जाम्पल, पहली चीज तो आप अपने दिमाग में एकदम बिठा लेना, यदि कोई भी वस्तु सर्कुलर पाथ पे लगातार गति कर रही है और उसी पर बनी रह गई, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक बात होनी चाहिए कि अभिकेंद्री बल लगा हुआ है, इसीलिए अपने पथ पर बनी रह गई। जैसे अभिकेंद्री बल हटेगा तो ये अपने पाथ से हट गई या नहीं? पहली बात तो याद रखना, हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर पाथ पर ही वर्क करेगा। किसी ने पकड़ रखा है इसे, तभी तो ये अपने पथ पर बनी हुई है। छोड़ दे तो देखो बाहर निकल जाएगी या नहीं? और जैसे बाहर निकली तो एक खास बात देखना, अभिकेंद्री बल केंद्र की ओर लग रहा था या नहीं? कोई ऐसा बल होगा जिसने इसे केंद्र से दूर हटाया, तो अपकेंद्री बल। कौन सा बल? बाहर की ओर जो लगेगा अपकेंद्री, जो केंद्र की ओर लगेगा अभिकेंद्री। क्योंकि न्यूटन ने क्या कहा था? हर क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगी। अगर अभिकेंद्री बल इधर लग रहा है तो अपकेंद्री बल इधर लगेगा या नहीं? यह कार को निकालकर बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। कंफर्म, जिस बल का मान ज्यादा होगा वो एक्टिव होगा। अभिकेंद्री बल का मान ज्यादा था तो ये अपने ट्रैक पर बनी रही। जब अपकेंद्री बल का मान ज्यादा होगा तो ट्रैक से उठाकर बाहर फेंक देगा। कंफर्म यहां तक? इसका मतलब कि अगर कोई प्लेनेट चक्कर लगा रहा है, सॉरी सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है किसी प्लेनेट के, तो इसका मतलब यहां पर भी अभिकेंद्री बल कार्य कर रहा है। और इसे यह अभिकेंद्री बल कहां से मिला? ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण से। कंफर्म? 1 बाय 1 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल लिख लेना। पहला एग्जाम्पल क्या लिखें? जब कार दाहिने ओर मुड़ती है तो कार में बैठा हुआ यात्री बाईं ओर झुक जाता है। पहला एग्जाम्पल। जब कार दाहिनी ओर मुड़ती है तो कार में बैठा हुआ व्यक्ति बाईं ओर मुड़ जाता है क्योंकि कार के टायर पृथ्वी के सतह के संपर्क में होते हैं। क्योंकि कार के टायर पृथ्वी की सतह के संपर्क में होते हैं। सतह, सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक, जो कार का टायर है वो पृथ्वी की सतह पर है या नहीं? किसे? सरफेस। देखो सपोज मैं यहां खड़ा हूं तो एक खास बात देखना कि फ्रिक्शन की वजह से खड़ा हूं। अगर ये सतह ज्यादा चिकनी होती तो मेरे पैर फिसल सकते थे या नहीं? इसका मतलब फ्रिक्शन कम है। जितना ज्यादा फ्रिक्शन आपको होगा उतनी आराम से आप खड़े रहोगे। ज्यादा स्मूथ चीजें लूं एक दूसरे पर रब करूं तो फिसल गई या नहीं, तो समझ लेना फ्रिक्शन नहीं है, बहुत कम है। लेकिन जब दो चीजें लूं और एक दूसरे के ऊपर से गुजारूं और मुझे बड़ी ताकत लग रही है, अगर मैं एक पत्थर की शिला दे दूं आपको और कहूं रोड पर ढकेलो, बहुत ज्यादा ताकत लग रही है या नहीं? बहुत ज्यादा ताकत देखो कैसे लगेगी। इसकी सिर्फ एक वजह, मैंने आपको ये पत्थर का टुकड़ा दिया और ये रोड थी। ठीक, इस रोड पे मैंने कहा पत्थर के टुकड़े को इस तरफ ढकेलो। ठीक, तो रोड अपनी ताकत इस तरफ लगा रही है या नहीं? हमेशा फ्रिक्शन कहां काम करेगा? दो सरफेस के बीच में। दो सरफेस हो गई या नहीं? एक सरफेस आगे बढ़ रही है तो दूसरे उसका आगे बढ़ने से विरोध कर रही है। विरोध कर रही है या नहीं? यही फ्रिक्शन है। जैसे आप हाथ को लो, एक दूसरे पर रब करो, तुरंत यूं तो नहीं चला गया।
जरा रब करो, देखो ये वाला हाथ इसे आगे बढ़ने से रोक रहा है, थोड़ा प्रेशर रखो, रोक रहा है या नहीं? लगता है ये वाला इसे आगे बढ़ने से रोक रहा है, ये फ्रिक्शन ही तो था। अब अपने हाथ में आप सोप या कोई चीज लगा लो ऑयली, और यूं करना, देखो यूं सरक रहा होगा, इसका मतलब आपने फ्रिक्शन कम कर दिया। फ्रिक्शन कम कर दिया या नहीं? जैसे फ्रिक्शन कम होगा स्लिप होगा। जब फ्रिक्शन है तो ही मैं यहां खड़ा हूं। आप इस फर्श पे चल रहे हो, इसका मतलब अच्छा फ्रिक्शन है। अगर इस फर्श पे मैं तेल या कोई चीज गिरा दूं, मैंने इसका फ्रिक्शन एकदम कम कर दिया, अब स्लिप होकर गिरोगे या नहीं? कोई पूछे क्यों, तो कह देना घर्षण बल का मान कम हो गया था। यहां पर किस चीज का फोर्स का मान कम हुआ? घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स का। ठीक, तो जैसे कार इसके संपर्क में थी और अंदर की तरफ टर्न लिया इसने, तो इसने फ्रिक्शन फोर्स के कारण ये जो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स था इसने गेन कर लिया। लेकिन आप तो नहीं थे संपर्क में जमीन की सतह के, तो आपको तो फ्रिक्शन नहीं मिला। कार मुड़ी दाहिने और आप मुड़ गए बाएं। कंफर्म सी बात समझ में आई? पूछे कार का अभिकेंद्री बल कैसे बना रहा, तो कार के टायर पृथ्वी की सतह को टच कर रहे हैं, जिसके घर्षण बल के कारण कार को अभिकेंद्री बल मिला ताकि वो अपने ट्रैक पर बनी रहे। क्लियर? कहां तक लिखा आपने? जब कार दाहिनी ओर मुड़ती है तो व्यक्ति बाईं ओर मुड़ जाता है, क्योंकि कार के टायर एवं पृथ्वी की सतह के बीच घर्षण बल के कारण, कार की टायर एवं पृथ्वी की सतह के बीच घर्षण बल के कारण, हां संपर्क ठीक है, कार के टायर एवं पृथ्वी की सतह के बीच घर्षण बल के कारण कार को अभिकेंद्री बल प्राप्त होता है। हो गया? नेक्स्ट में अभी बिल्कुल नहीं कह रहे रियली, आपने कुछ किया ही नहीं। यहां तो अपकेंद्री बल भी नहीं लगा, बस आपके पास फ्रिक्शन नहीं था, आप चल इसी के साथ रहे थे, लेकिन इसे फ्रिक्शन यहां से मिल गया। आप हो अभिकेंद्री बल के ही दायरे में, लेकिन हुआ क्या कि आपने गेन नहीं कर पाए तो आप इधर झुके। अपकेंद्री बल बिल्कुल आप पर इस समय फंक्शन करके आपको बाहर नहीं कर रहा। अगर किसी को लगे कि आप अपकेंद्री बल के कारण बाहर हुए, ना, कार को यहां से अभिकेंद्री मिल गया, जिसकी वजह से इसने यू टर्न ले लिया और आपको नहीं मिल पाया। तो यहां पर प्राइम फोकस आपको क्या दिखाई देगा? अभिकेंद्री बल। तभी तो कार, अब देखो इस पे आपको एक काम करना होगा, इस चीज को आराम से जाकर एक बार सोचना, क्योंकि अगर एक एक एग्जाम्पल पे 15 मिनट रुकोगे तो चैप्टर तो नहीं होगा। जब तक सोचोगे नहीं तब तक होगा भी नहीं। आराम से इस एग्जाम्पल को जाकर सेटल करो, जब सोचोगे तो जाकर आंसर अपने आप निकलने शुरू हो जाएंगे। प्राइम टारगेट बता दिया ना कि कोई भी वस्तु अगर सर्कुलर पाथ पे चल रही है तो उस वस्तु को केंद्र के ऊपर से किसी ने खींच रखा होगा, तभी तो सर्कुलर पाथ पे चल रही है। अगर केंद्रीय बल ये हट जाए तो ये कार जो है अपने ट्रैक से बाहर हो गई। क्लियर सी बात समझ में आई यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पत्थर को, हाँ नेक्स्ट में, पत्थर को डोरी से बांधकर घुमाने पर, पत्थर को डोरी से बांधकर घुमाने पर डोरी का तना रहना, तनी रहती है या नहीं अभिकेंद्री बल के कारण? मिस केंद्र की ओर बल लग रहा होगा जहां आप खड़े हो। कंफर्म? क्योंकि जब आपने पत्थर बांध लिया और पत्थर को यूं घुमाना शुरू कर दिया तो डोरी स्ट्रिक्ट दिखाई दे रही है। इस पत्थर के लिए केंद्र तो आप ही हो, आप ही के चारों ओर घूम रहा होगा, तो अभिकेंद्री बल केंद्र की ओर वर्क कर रहा है या नहीं? तभी तो ये डोरी टाइट दिखाई दे रही होगी। कंफर्म? नेक्स्ट एग्जांपल, पत्थर अपने ट्रैक पर बना हुआ है या नहीं? जब बना हुआ है इसका मतलब एक बल अंदर की ओर कार्य कर रहा है, तभी डोरी भी टाइट है अभिकेंद्री बल के कारण। ठीक है? नेक्स्ट में, किसी भी उपग्रह का अपने ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करना,
किसी भी उपग्रह का अपने ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करना एनी सैटेलाइट मूविंग अराउंड देयर प्लैनेट, तो जब वो सर्कुलेट कर रहा है प्लैनेट के चारों तरफ, तो एक खास, बिल्कुल ग्रह को सूर्य के चारों ओर घूमने दो। एक एग्जांपल हमें लिखना है, मैंने कहा हमेशा याद रखना पाथ कैसा दिखाई दे रहा है, सर्कुलर, तो धरती को सूर्य का चक्कर लगाने दो या इसके सैटेलाइट को धरती का चक्कर लगाने दो। बात एक ही सी नजर आती है या नहीं? देखो अगर वहां फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है या नहीं? इस ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट किया होगा, कंफर्म। अगर ये अर्थ है और इस अर्थ के चारों ओर ये सैटेलाइट यूं चक्कर लगा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लगा रहा है या नहीं? इस ग्रेविटेशनल नहीं तो इसे अभिकेंद्री बल दिया। इधर जानते हो ये क्या करता, कभी यहां होता कभी यहां होता, चक्कर ही लगाना था ना इसे। जरूरी तो नहीं था कि आप पथ पर चला रहा होता, हट भी तो सकता था, हटते हुए भी चल सकता था या नहीं? लेकिन इसने ऐसा तो बिल्कुल नहीं किया, अपने पथ पर बना रहा। अगर अपने पथ पर बना रहा तो अभिकेंद्री बल। कह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था तो कह देना ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों में अंतर समझ में आया या नहीं? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण चक्कर लगा रहा था लेकिन अपने एग्जैक्ट पाथ पर बना रहा। ठीक, जैसे मैं आपसे कह दूं कि देखो ये मंदिर है, इसके चक्कर लगाओ, तो आपने कहा ठीक है। कभी आप यहां लगा रहे हो, कभी आप यहां लगा रहे हो, कभी आप यहां लगा रहे हो, अपने पाथ पर तो नहीं बने हो। अगर अपने पाथ पर ही बने रह जाना, यूं पाथ पर बने रह गए तो इसका मतलब अभिकेंद्री बल ने खींच रखा है, तभी तो पथ पर बने हो या नहीं? क्लियर सी बात समझ में आई? नेक्स्ट एग्जांपल में लिखना, कहां पूरे ब्रह्मांड में ना तो ग्रेविटी खत्म होनी। ठीक, पहले ये कुछ जो ब्लफ से आइडियाज हैं बिल्कुल निकाल दो। हर प्लैनेट की अपनी ग्रेविटी हो सकती है, बात समझ में आई या नहीं? भाई इसकी रेंज यहां आपको खत्म दिखाई दे रही है लेकिन ब्रह्मांड में ग्रेविटी बिल्कुल नहीं खत्म हुई। कुछ एस्ट्रोनॉट्स गए, जब एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में पहुंचे तो एक पहेली बड़ी भारी थी कि रेलिन ग्रहों का निर्माण हुआ कैसे। कहा जाता है सभी टुकड़े बिखरे हुए थे तो ये एक साथ कैसे ज्वाइंट हो गए। तो एक खास बात हमेशा याद रखना, एक ऐसा शख्स था जो चीनी लेकर चला गया था पैकेट में। क्या लेकर गया हुआ था? तो अगर पैकेट में चीनी है तो उसे वहीं पड़े रहना चाहिए था, लेकिन उन चीनी के पार्टिकल्स ने एक कमाल कर दिया। देखो कमाल क्या किया, हर चीनी के पार्टिकल्स ने ऑटोमेटिक एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू कर दिया, और जब जुड़ना शुरू कर दिया देखो इनकी ताकत बढ़ती जा रही है। अगल बगल के पार्टिकल को भी इन्होंने खींचकर जोड़ना शुरू कर दिया। जब जोड़ना शुरू कर दिया तो यूं ही पार्टिकल जुड़ते जुड़ते एक प्लेनेट बना होगा या नहीं? जितना बड़ा प्लेनेट उतनी भयानक ग्रेविटी। बात समझ में आई या नहीं? पूरे ब्रह्मांड में ग्रेविटी नहीं खत्म होनी, ग्रेविटी के लूप दिखाई देंगे। तो जब आप एडवांस फिजिक्स पढ़ते हो क्वांटम जाकर, तो आपको देखना यूं, अभी कुछ दिन पहले नोबेल प्राइज भी तो दिया गया। ठीक, जब आप देखोगे तो ग्रेविटी का कॉलम यूं बना रहे होते हैं, यूं जाकर ग्रेविटी कई बार यूं शो होना शुरू हो जाती है, और ये कॉलम यूं करते हुए डिवाइड इसे कर रहे होते हैं कि देखना ग्रेविटी का कॉलम यहां कैसा दिखाई देता है। यूं यूं हर जगह इसके मार्क्स दिखाई देंगे। तो वी हैव टू नॉट टच दिस, बिल्कुल नहीं टच करना, और यहां तक मुझे भी नहीं आती। ठीक है, हमें सिंपल वे में रहना जिससे हमारे एग्जाम क्रैक हो सके। ठीक, दो शब्द होते हैं हमेशा याद रखना, एक विद्वान और एक बुद्धिमान। विद्वान बनने के लिए पूरी उम्र पड़ी हुई है। किसी एक टॉपिक को उठाना, जितना पढ़ सकते हो पढ़ देना, विद्वान बन जाओगे। बुद्धिमान और विद्वान में एक अंतर देखो, बुद्धिमान क्यों कौन होता है? जितनी डिमांड उतनी सप्लाई, गवर्नमेंट जॉब लो और निकलो, सिंपल सी बात। यू हैव टू गो 1000 माइल, बस डेप्थ इज 1 फीट। सिर्फ डेप्थ 1 फीट 1000 माइल तक चलते रहो, तो इसका मतलब जितनी डिमांड थी मैंने उतनी जीएस पढ़ ली, उतनी साइंस पढ़ ली। लेकिन जब साइंस ही पढ़ोगे तो विद्वान बन जाओगे। तो साइंस में भी सारी साइंस नहीं, फिजिक्स चॉइस कर ली तो फिजिक्स में भी एक टॉपिक चॉइस करना होगा। एक टॉपिक ग्रेविटी, तो ग्रेविटी पर ही पूरा जीवन निकल जाएगा, पूरी फिजिक्स तो आप छोड़ दो। तो वो विद्वान बनने के लक्षण हमें क्या करना है? सारी फिजिक्स पढ़नी है, सब कुछ टच करते हुए ओनली 10th लेवल तक। तो बुद्धिमत्ता इसी में है कि 6 महीने में सिलेबस खत्म करो, एक गवर्नमेंट जॉब ले लो,
जब जॉब ले लेना, बैठ के दुनिया की सारी अच्छी सच्ची किताबें मंगाना, पूरा जीवन फिर विद्वान बनने के लिए पड़ा होगा। इस समय सिर्फ बुद्धिमानी वाला काम करो। नहीं नहीं नहीं, जैसे 12th लेवल की फिजिक्स में जाओगे तो ये जो आपका इंटीग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, डिफरेंशियल, कैलकुलस, सब कुछ फिजिक्स में यूज होना शुरू हो जाएगा। 10th तक कोई इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल, मैक्सिमा, मिनिमा नहीं है। अब अगर आप मुझसे 12th की फिजिक्स पढ़ाने को कहोगे, देन आई एम गोइंग टू बिकम सरेंडर। मैं बायो का स्टूडेंट क्यों फिजिक्स पढ़ाऊंगा? अब आप सोचोगे आप बायो के स्टूडेंट हो के फिजिक्स फिर क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि 10th लेवल तक सामान्य पढ़ानी है, पढ़ाऊंगा। 12th तक कहोगे बिल्कुल टच नहीं करता। बात समझ में आई या नहीं? जितनी डिमांड उतनी सप्लाई। कंफर्म। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या लिखोगे? क्या लिखोगे एग्जांपल? क्या लिखा? किसी भी उपग्रह का किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करना। ठीक, तो इस उपग्रह को अपना अभिकेंद्री बल कहां से मिला? गुरुत्वाकर्षण बल से। कंफर्म। इसी में जोड़ लेना, उपग्रह को यह अभिकेंद्री बल हाँ बिल्कुल, जो चीज सर्कुलर पाथ पे अपने ट्रैक पर बनी रह जाए, समझ लेना कौन सा फोर्स होगा। मैंने पहला ही बताया है नहीं, सर्कुलर पाथ होना चाहिए और ट्रैक पर बनी रह गई तो समझ लेना सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर पाथ हो और ये अपने ट्रैक पर नहीं बनी है तो समझ लेना आप सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म यहां से। ठीक, बाहर हुई तो किसी ने तो निकाल कर बाहर फेंका होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। कंफर्म। यहां तक एश्योर्ड हो या नहीं? क्या लिखा लाइन में? के कारण प्राप्त हो जाता है। कंफर्म। उपग्रह को अभिकेंद्री बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, अभिकेंद्री बल के बाद नेक्स्ट लिखना अपकेंद्री बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्री बल अपकेंद्री बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहां हमें देखो सिर्फ क्या याद रखना है, हमने सर्कुलर पाथ बनाया था या नहीं? ठीक, एक बल ऐसा था जो केंद्र की ओर कार्य कर रहा था। कंफर्म। जो केंद्र की ओर कार्य कर रहा था उसे तो हमने कहा था अभिकेंद्री। कंफर्म। जो इस केंद्र से बाहर की ओर कार्य करे उसे क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं? तो यहां मैं एक लाइन में अगर देखना चाहूं तो ऐसा लगता है अभिकेंद्री बल की विपरीत दिशा में कार्य करने वाला बल अपकेंद्री बल कहलाता है। यही दिखाई दे रहा है या नहीं? क्लियर सी बात समझ में आई? क्योंकि न्यूटन ने कहा था कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर इधर अभिकेंद्री बल कार्य कर रहा है तो इसका मतलब इधर अपकेंद्री बल कार्य करेगा। कंफर्म। तो अपकेंद्री बल में लिखना अभिकेंद्री बल की विपरीत दिशा में, अभिकेंद्री बल की विपरीत दिशा में जो बल कार्य करता है, अभिकेंद्री बल की विपरीत दिशा में जो बल कार्य करता है उसे अपकेंद्री बल कहते हैं। हो गया? अब अपकेंद्री बल के एग्जाम्पल्स लिखें। बड़ी सिंपल सी बात देखना, अगर मैं किसी चीज को रोटेट करना शुरू कर दूं तेजी से, एक तो हो कि वो अंदर की ओर आए, अंदर की ओर आ रही इसका मतलब अभिकेंद्री बल। लेकिन जैसे रोटेट करूं तो देखना घर में क्या करते हैं, जब दूध को यूं मथना शुरू करते हैं तो वो निकाल के दूध को बाहर की ओर फेंक रहा होता है। बाहर की ओर फेंक रहा है इसका मतलब अपकेंद्री बल।
तभी तो क्रीम बाहर निकल रही होगी। क्लियर सी बात समझ में आई? दूध से मक्खन या क्रीम निकालना अपकेंद्री बल के कारण। दूसरा एक खास काम देखो, जो वॉशिंग मशीन होती है ये भी पानी को बाहर की तरफ यूं फेंकने की कोशिश करती है। तो वॉशिंग मशीन भी किस थ्योरी पे काम कर रही होगी? अपकेंद्री बल के कारण। ठीक, इनके एग्जाम्पल में पहला लिख लेना, दूध से क्रीम निकालना, दूध से क्रीम निकालना। नेक्स्ट, वॉशिंग मशीन, और जो ड्राई क्लीनर्स होते हैं, कपड़े ड्राई क्लीन किए जाते हैं, वो भी अपकेंद्री बल के फॉलो रूल पर ही कार्य किए जाते हैं। क्या? हाँ बिल्कुल, तो जो पंप वर्क कर रहा होता है वो इसी के सिद्धांत पे काम कर रहा होता है, मीन्स कपड़ों को ड्राई क्लीन करना। ड्राई क्लीनर्स। एक क्वेश्चन पूछूं, अगर दूध से क्रीम निकाल ली जाए, क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर दूध से क्रीम निकाल ली जाए तो दूध की डेंसिटी या घनत्व, ऑप्शन ए घटेगा, ऑप्शन बी बढ़ेगा, ऑप्शन सी बराबर रहेगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाँ बिल्कुल, आराम से क्वेश्चन सुन लेना। यदि दूध में से क्रीम निकाल ली जाए तो दूध का घनत्व या डेंसिटी, ठीक, घटेगी, बढ़ेगी, बराबर रहेगी या इनमें से कोई नहीं। ये पूछा गया क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस में भी पूछा हुआ है, एसएससी में भी पूछा हुआ है, दिल्ली पुलिस में भी पूछ रखा है। क्या होना चाहिए? कितने लोग घटेगी वाले हो, कितने लोग बढ़ेगी वाले? क्योंकि ऑप्शन तो दो ही हैं। अच्छा, 2 लोग घटेगी, आप भी घटेगी, आपके अनुसार घटेगी, बताना होगा। नहीं घटेगी तो क्या होगा? बराबर रहेगी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? चलो थोड़ा सा फिजिक्स सुधारें। कितना अच्छा तरीका, फटाक सोचा, क्रीम निकाली, दूध पतला हो गया। ये भ्रम हटा देना। देखो इसका मतलब मैं सिर्फ क्या कह रहा था, ये दूध का बर्तन है, दूध का ये पार्टिकल रहा, हर दूध के पार्टिकल के ऊपर ये क्रीम लगी है। यही कह रहा हूं या नहीं? मैंने दूध की डेंसिटी पूछी है, अब इस क्रीम को निकाल दूं तो दूध के पार्टिकल्स नजदीक नजदीक आ गए या नहीं? डेंसिटी बढ़ गई या घट गई? बढ़ गई। बात समझ में आई? डेंसिटी क्या हुई? इंक्रीज। डेंसिटी का सीधा सा देखो मतलब क्या होता है, ये रहे 4 लोग, दूर दूर है या नहीं? ये 4 लोग नजदीक नजदीक हैं, तो क्या कहा जाता है? इस शहर की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, मीन्स कम जगह पर बहुत ज्यादा लोग रहते होंगे। घना या घनी आबादी मीन्स घनत्व तो ज्यादा है, जब दूर दूर होंगे तो कहेंगे डेंसिटी कम है। देखो डेंसिटी बढ़ गई या नहीं? इनके बीच तो क्रीम बाहर निकाल दी ना। भाई क्रीम निकाल दी ना, क्रीम ने इन्हें पास पास नहीं होने दे रही थी, हर पार्टिकल के ऊपर क्रीम थी, हर पार्टिकल के ऊपर क्रीम थी, क्रीम निकाल के बाहर कर दी, दोनों नजदीक नजदीक आ गए। नजदीक आ गए तो डेंसिटी बढ़ गई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और मैक्सिमम स्टूडेंट इसका रिवर्स आंसर दे के आते हैं कि दूध में से क्रीम निकाल दी, दूध का घनत्व कम हो गया। मिल्क इज ए कोलाइडी सोल्यूशन। केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री को अभी इसमें एकदम मत लेकर जाओ, सिर्फ अभी मैंने डेंसिटी बताई, डेंसिटी फिजिक्स में है, पकड़े रखो। जब बायो तो आपको इसमें सर, बायो वो सर पढ़ा रहे हैं ना, बायो कौन पढ़ा रहा है इसमें? राहुल सर। किसी का अधिकार क्यों छीन रहे हो?
किसी का अधिकार मत छीनो। हाँ, बायो फिजिक्स, अगर बायो आ भी जाती है, राहुल सर पढ़ाते हैं, देखो कोई भी है इस संस्था से काफी दिन से जुड़े हुए हैं, सब कुछ तो मैं ही पढ़ाऊंगा। अगर एक सब्जेक्ट मतलब एक साइंस का कोई एक पोर्शन कोई और पढ़ा देता है, पढ़ लो। कहां तुमने देख ली? ठीक है, उन्हें पढ़ा लेने देना। उन सभी चैप्टर्स पे मैं तेजी से आपको लेक्चर दे दूंगा, सबको 3 लेक्चर में समझ में आ जाएगा, क्यों परेशान हो। अगले को नोट्स बनवा लेने दो, मैं बोल बोल के नोट्स बनवाऊंगा, वो आपके नोट्स बना देगा, मैं लेक्चर बता दूंगा आपको। ठीक है, तो उसके लिए आप टेंशन फ्री रहो। बॉटनी से 1-2 क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन जूलॉजी से होंगे, सतर्क रहना। फिर भी सतर्क रहो। बिल्कुल। फिर भी तैयार रखना, वरना अगर पहुंच गए बॉटनी तैयार करके और आ लिया ना, तो हार्ट फेल ही होगा फिर। क्योंकि हार्ट छोड़ कर आए हो, करके सारे जाने हैं। ठीक है, तो लेंस वाला तो करा रखा है क्या? मैं ही खड़ा हूं। ठीक है, वैसे रोज क्लास बड़ी रिदम से चल रही होती थी, आज तुम सबों ने बातचीत करने में समय खा लिया। आज हुआ ही नहीं। मैं खुद कह रहा हूं कि देखो, एक टॉपिक पर समय उतना ही लो जितनी जरूरत है, जरूरत से ज्यादा लोगे। मैंने कहा विद्वान बिल्कुल नहीं बनना। क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये पता है मैंने पढ़ रखा है, कितना भी उलझाए क्लिक कर दो। इधर बात करने में 1.5 घंटे का समय कोलैप्स कर दोगे, तो इसमें मेरा थोड़ा कुछ जा रहा होगा, ये कि आपको कुछ ना मिला तो मुझे तकलीफ होगी। चलो, अब केंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल दोनों क्लियर से समझ में आए। नेक्स्ट में लिखना इंपल्स या आवेग। हिंदी पढ़ते हो या नहीं? हिंदी। आवेग किसका पर्यायवाची होता है? लोग कहते हैं कि बड़ा ही आवेग में था, क्रोध। अच्छा, एक खास बात देखना, जब कोई शख्स क्रोध में हो तो कितने समय तक रहेगा? कम समय तक रहेगा या नहीं? जब एकदम हाइपर हो, बात समझ में आई या नहीं? 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 5 मिनट, धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। देखो, हमें एक खास बात नोटिस करनी है। आवेग कहें किसे? जिस वक्त हाइपर गुस्से में है, तो एक खास बात नोटिस करें, इस समय इसने बहुत ज्यादा फोर्स लगा रखा है कम समय में। अब अगर उस समय आप गार्जियन के सामने पड़ गए तो मुसीबत है। बात समझ में आई या नहीं? मींस कोई बहुत बड़ा बल कम समय के लिए काम करे तो वो बल बर्दाश्त मत करना सामने आकर। एक ही तरीका है, टाइम पीरियड बढ़ा दो, बल कम हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं? उस टाइम में बिल्कुल मत फंसना, क्योंकि आवेग में है। ठीक, आवेग में क्या होता है कि कोई बड़ा बल कम समय के लिए काम करे, तो एक खास काम करो, समय बढ़ा दो। अब ये बल इस समय में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या नहीं? कहां 1 सेकंड में 10 न्यूटन बल था, मैंने 10 घंटे का समय ही दे दिया, तो ये पूरा 10 न्यूटन का बल 10 घंटे में डिस्ट्रीब्यूट हो गया या नहीं? कंफर्म सी बात समझ में आई? आपके गार्जियन में बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था, तो मुझे क्या लगा, मैंने जो इसे कल कैलकुलेशन की थी 60, किसी ने बताया तुम्हारे फादर बहुत गुस्से में हैं, 60। अब चेक करो, अब यहां पर चेक करूं मैं, समय 2 सेकंड के लिए गुस्से में है, तो फोर्स पता है इस समय कितना तगड़ा झापड़ पड़ने वाला है? 30 न्यूटन का। कितने न्यूटन का थप्पड़ पड़ेगा? 30 न्यूटन का। समय बढ़ा दो। आपने कहा इस समय जो नहीं है कि मैं उनके सामने जाऊं, समय बढ़ाते चले जाओ।
अब देखना इनका गुस्सा ठंडा होना शुरू करेगा। देखो कैसे रहेगा ये गुस्सा 60 ही, लेकिन अब आपको हानि पहुंचाना कम करेगा। देखो कैसे, समय बढ़ा दो ना, कहोगे 20 मिनट के बाद जाऊंगा, समय बढ़ा दिया ना, अब फोर्स कितने न्यूटन का हो गया? गुस्सा उतना ही था, आपने क्या किया, समय बढ़ा दिया। इस पूरे गुस्से को 20 मिनट में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यूं वाला हो गया। और उस समय हाथ लग जाते तो लाठी चार्ज हो सकता था, हो सकता था या नहीं? देखो आवेग किसे कहे? जब कोई बहुत बड़ा बल कम समय के लिए काम करे तो उसे हम आवेग कहते हैं। इसका मतलब फोर्स मल्टीप्लाई इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक, बल गुणे समय अंतराल बराबर आवेग, यही लिखा हुआ है या नहीं? ये क्या दिखाई देता है, आवेग या इंपल्स? देन इंपल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। क्या लीड बैग में पड़ी होगी, दे देना। अब जरा देखो तो, इसी को डिफिनीशन में क्रिएट करूं। मैंने यहां लिख दिया ये बल था जो आप पर लगने वाला था, आपने समय बढ़ा दिया, बच गए, कंफर्म। तो यहां पर समय अंतराल लिख दूं, रियल जनाब आप समय अंतराल ही तो कर रहे थे, ना करते तो फंस जाते या नहीं? कंफर्म, इंटरवल ऑफ टाइम कर रहे थे या नहीं? पहुंचना था इस समय, पहुंच गए इस समय, बच गए, कंफर्म। मिस आवेग कम होगा। तो यहां पर हमें क्या दिखाई देता है, इंपल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक। मिस किसी भी वस्तु के बल एवं समय अंतराल के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, आवेग। तो आवेग को दूसरी डिफिनीशन में क्या लिख दें, जब कोई बड़ा बल कम समय के लिए किसी वस्तु पर कार्य करे तो उसे हम आवेग कहते हैं। आवेग का मतलब ही क्रोध। तो क्रोध हिंदी में कहते हो, फिजिक्स में नहीं, बस समझाने के लिए कहा कि उस समय बहुत ज्यादा ताकत है, ठीक। तो वहां मत लिखाना कि आवेग का मतलब क्रोध, तो वो मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। क्रोध को कोई तौल सकता है? नहीं तौल सकता ना, जब मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी ही नहीं है। जब मेजर नहीं कर सकते तो फिजिक्स हुई नहीं। अब आपने कहा कि सर मैं अपने देश को बड़ा प्रेम करता हूं, तो ये भावनाएं हैं। जिस दिन मैं इसे तौल लूं तो कहूंगा इसका प्रेम 5 kg था, जिस दिन तौल दूंगा उस दिन क्वांटिटी भी लगा दूंगा, और जब क्वांटिटी लगा दी तो फिजिक्स हो गई। क्योंकि प्रेम करता हूं इसका मतलब आकर्षण है, और आकर्षण है तो फिजिक्स है, गुरुत्वाकर्षण। सभी आकर्षण देखे थे या नहीं? जिस दिन तौल पाऊं टोटली, जिस दिन कैलकुलेशन कर पाऊं, समझ लेना कि फिजिक्स हो गई। नहीं कर सकता तो ना तो क्रोध फिजिक्स है और ना ही प्रेम फिजिक्स है। क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं? तो आवेग के केस में क्या लिखेंगे, जब कोई बहुत बड़ा बल कम समय के लिए कार्य करे तो इसे हम क्या कहेंगे, आवेग। लिखो लाइन में, जब कोई बड़ा बल कम समय के लिए कार्य करे, जब कोई बड़ा बल कम समय के लिए कार्य करे तो उसे हम आवेग या इंपल्स कहते हैं। हो गया? नीचे लिख लेना, आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल। आवेग या इंपल्स इक्वल टू फोर्स इनटू इंटरवल ऑफ टाइम। हो गया यहां तक, कंफर्म है? नेक्स्ट हेडिंग में लिखना टॉर्क या बल आघूर्ण। बना लो, बल का मात्रक न्यूटन, समय का मात्रक सेकंड। आ गया? कुछ चीजें यूं ही निकाल दो, बिल्कुल ना रटने की जरूरत ना क्रैम करने की जरूरत, यही बनाओ यही निकाल कर बाहर करो। अब इस बात से मत कंफ्यूज हो जाना कि सर आपने तो समय अंतराल कहा था, समय अंतराल की तो यूनिट बताई नहीं। समय अंतराल का मतलब क्या हुआ, कह दो कि मैं 10 मिनट में आया या 10 सेकंड में आया, तो समय का मात्रक सेकंड ही तो है।
10 सेकेंड ही बताओगे ना, तो मात्रक सेकेंड में आ गया या नहीं, कंफर्म। इसलिए हमेशा यहां पर सेकेंड का इस्तेमाल कर दोगे, न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट में लिखना बल आघूर्ण। बल आघूर्ण या मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स ना कहकर डायरेक्ट टॉर्क भी लिख सकता है। कल बताया था टॉर्क या बल आघूर्ण, ठीक। मैंने बड़े से सिंपल शब्दों में आपसे बताया था कि अगर ये हैंड पंप है, ठीक, तब इस हैंड पंप में हमें क्या चेक करना है कि यहां पर एक हैंडल लगा हुआ था, क्लियर। यहां पर हम चेक क्या कर रहे हैं, बल आघूर्ण। तो यहां पर चेक करें ये यहीं पर फिक्स है या नहीं, कंफर्म। तो देखो हमें चेक क्या करना है, मैंने कहा था जब आप इस नल के हत्थे को यहां पकड़ो, ठीक, जब यहां पकड़कर इस नल को चलाओगे तो आसानी से चल रहा है या नहीं। अब जरा यहां पकड़ो, और ज्यादा ताकत लग रही होगी या नहीं। अब यहां पकड़ लो, आप भी वही हो, हाथ भी वही है, लेकिन जब यहां पकड़कर चलाओगे ज्यादा ताकत लग रही है, क्योंकि आपने लंबाई कम कर दी, कंफर्म। तो हम देखो चेक करें, मान लो बल आघूर्ण 60 kg हो, थोड़े समय के लिए 60 हो। अब चेक करना शुरू करें, ये लंबाई है या नहीं। जब लंबाई घट रही है तो बल ज्यादा लग रहा है या नहीं, ठीक। तो 60 को मैं क्या कह दूं कि भाई ये 10 थी लंबाई, तो बल कितने न्यूटन का लगा, कंफर्म। अब लंबाई घटाता जाऊं, मैंने यहां पर कर दिया 5 कर दूं, लंबाई आधी कर दी या नहीं। अब बल देखो यहां पर ज्यादा लगना शुरू हो गया, कंफर्म। लंबाई और कम कर दूं, अब कितना होगा, बात समझ में आई या नहीं। इस तरफ मैंने क्या लिखी है, लंबाई, इस तरफ मैंने क्या लिखा है, फोर्स, कंफर्म। लंबाई किसकी, आर्म की, लेंथ ऑफ आर्म या भुजा की लंबाई, क्लियर सी बात समझ में आई। सेम काम दरवाजे पर भी कर सकते हो या नहीं। दरवाजे के केस में क्या कर सकते हो कि अगर ये आपको दरवाजा नजर आ रहा है तो ये दरवाजा यहां पर ब्लॉक्ड होता है या नहीं घूमने के लिए, ठीक। इस दरवाजे को यहां से पकड़ो, देखो आसानी से खुल और बंद हो रहा होता है, क्योंकि लंबाई यहां पर ज्यादा दिखाई दे रही है तो फोर्स कम लगा। देखो लंबाई ज्यादा तो फोर्स क्या लगा, कम। अब अगर आप इस दरवाजे को यहां से पकड़ो, क्लियर, अब लंबाई कम हो गई या नहीं। जब लंबाई कम हो गई तो फोर्स बहुत ज्यादा यहां लगाना होगा, देखो लंबाई कम कर दी तो फोर्स क्या हो गया, ज्यादा, कंफर्म सी बात समझ में आई। देखो बल आघूर्ण किसे कहें, जब कोई बल किसी एक ही एक्सिस पर वर्क कर रहा हो, देखो यहीं पर काम करेगा या नहीं, ऐसा तो नहीं कि इसे छोड़कर कहीं और चला गया। दरवाजा है तो दरवाजा यहीं से यहीं काम कर रहा है या नहीं, इसी एक्सिस पर, इस एक्सिस से बाहर तो नहीं गया। मैं कह दूं कोई बल जब किसी एक ही अक्ष के परितः कार्य करता हो, क्लियर सी बात समझ में आई। कोई बल, मैंने यहां बल लगाया या नहीं, तो कोई बल जब एक ही अक्ष के परितः काम करता हो, मैंने दरवाजा खोला बंद किया, खोला और बंद किया, इसी एक्सिस पर कार्य कर रहा था या नहीं, तो इसे हम बल आघूर्ण कहेंगे। बल आघूर्ण में जब यूं कहे कि बल आघूर्ण बराबर क्या होगा, तो बल आघूर्ण बराबर क्या लिख सकते हैं, बल आघूर्ण बराबर बल गुणे भुजा की लंबाई लिख सकते हैं या नहीं, कंफर्म हो यहां तक। तो सबसे पहले डिफिनीशन लिखना कि बल आघूर्ण किसे कहें, पहले कार्य कहां करता है फिर डिफिनीशन लिखेंगे, ठीक। क्या लिखें, सब कुछ समझ गए हो या नहीं, तो फिर बनाओ। एक ही अक्ष के परितः कार्य करना, ठीक है। कोई बल जब किसी एक ही अक्ष के परितः कार्य करता है तो उसे हम बल आघूर्ण कहते हैं। लिख लो, कोई भी बल जब किसी एक ही अक्ष के परितः
कोई भी बल जब किसी एक ही अक्ष के परितः कार्य करता है तो उसे बल आघूर्ण कहते हैं। हाँ, when any force act either impose at a one axis, तो इसी एक्सिस पर ही वर्क कर रहा है या नहीं, तो इसे ही आप क्या कहोगे, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। हाँ, एट द एक्सिस हो गया यहां तक। जैसे ये डिफिनीशन खत्म हुई तो नीचे लिख सकते हो बल आघूर्ण बराबर बल गुणे भुजा की लंबाई। ठीक, लंबाई हमेशा किसकी देखेंगे, भुजा की। देखो ये भी भुजा की लंबाई है या नहीं, जितना लंबा दरवाजा कर दोगे उतनी आसानी से, कंफर्म। बल आघूर्ण बराबर बल गुणे भुजा की लंबाई। इसका भी मात्रक निकालोगे, निकालो। न्यूटन मीटर। लंबाई का मात्रक क्या हुआ, मीटर। हाँ, क्या, टाउ, टाउ। ठीक है, यहां तक कंफर्म हो या नहीं, तो इसको, इसका मात्रक निकाल लो, फोर्स। बल का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन। भुजा का, लंबाई का, मीटर। तो मात्रक लिख लेना न्यूटन मीटर, मात्रक है। बल को किस में नापते हो, न्यूटन में। लंबाई को किस में नापते हो, मीटर में। तो यूनिट क्या मिल गई, न्यूटन मीटर। कंफर्म हो। नेक्स्ट चेक करेंगे फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल। नेक्स्ट हेडिंग डालना घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स। क्या, हाँ, देखो ये जो एलिप्टिकल भी पाथ बन रहा है, तो इस एलिप्टिकल को कंप्लीट सर्कुलर नहीं कहते, लेकिन है सर्कुलर जैसा ही, क्योंकि यहां ग्रेविटेशन वर्क कर रहा है या नहीं, अपने पथ पर बना रह गया। जब बना रह गया तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा। ठीक है, नहीं, वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। हाँ हाँ हाँ, वहां करेगा। नेक्स्ट में लिखना घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स। तीन तरीके दूं। देखो पहला तरीका, चेक करना शुरू करना। ये रही रोड, कंफर्म। इस रोड पर एक पत्थर यूं दे दूं, कह दूं इस तरफ धक्का लगाओ, ज्यादा ताकत लग रही है, थोड़ी सी मेहनत आसान करूं, एक स्लोप दे देता हूं, पत्थर यही है, ताकत पहले के कंपेयर में कुछ कम हुई है, बल कुछ कम लग रहा है ना। तीसरा तरीका, स्लोप यूं ही रहने दूं, स्लोप यूं ही रहने दूं और कोई ऐसी वस्तु हो छोड़ दूं। ठीक, सबसे ज्यादा घर्षण या घर्षण छोड़ दो, रगड़। मतलब समझ में आया नहीं, घर्षण का मतलब क्या हुआ, रगड़। और रगड़ हमेशा दो सतह के बीच लगेगी या नहीं, ये सतह रही, ये वाली ये सतह रही। जब ये सतह आगे बढ़े तो ये वाली सतह उसका विरोध कर रही कि मैं आगे न बढ़ने दूं, यही घर्षण होगा। दो सतह के बीच जो लगने वाली रगड़ है, यही आपका घर्षण होगा। क्लियर सी बात है या नहीं, यहां तक चेक करो तो। सबसे ज्यादा घर्षण बल कहां दिखाई देता है, इस वाले में। उसके बाद सबसे कम। क्लियर सी बात समझ में आई नहीं, है लेकिन सबसे कम।
कोई डाउट यहां तक? देखो चेक करना शुरू करूं तो इसे कहते हैं स्थैतिकी घर्षण बल या स्टैटिक। ठीक, स्टैटिक या स्थैतिकी घर्षण बल। यहां स्लाइड कर रही है, स्लाइड, और यहां पे रोल कर रही है। रोल का मतलब लुढ़कना, अगर कोई चीज लुढ़क रही हो मींस रोलिंग। और यहां पर देखो स्लाइड कर रही है या नहीं, तो ये देखो मुझे स्लाइड फ्रिक्शन नजर आया। ठीक, और यहां पर कैसा फ्रिक्शन नजर आया? रोलिंग फ्रिक्शन। अब आपसे यह कहे कि सर्वाधिक मान किसका होता है? स्लाइड फ्रिक्शन का, इसके बाद सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन का, इसके बाद स्लाइड का, सबसे कम मान किसका है? रोलिंग फ्रिक्शन का। हर बार सतह के बीच ही लग रहा है या नहीं? देखो ये वाली सतह इधर जा रही थी तो ये इसे रोक रही थी कि ना जाने दूं, रगड़ लग रही थी या नहीं? जब आप इसे इधर धका रहे थे तो रोड इसे इस तरफ रोक रही थी। अगर ना रोकती तो आप इस पत्थर को यूं ही ढकेलते चले जाते और ये दूसरे कोने तक चला जाता। कोई तो रोक रहा था, तभी तो आप ताकत लगा रहे थे। अगर ना रोक रहा होता तो फिर ताकत लगाने की जरूरत क्या थी? सबसे ज्यादा ताकत कहां लगी? तो सबसे ज्यादा घर्षण भी यही था। सिंपल सी बात समझ में आई? जब सबसे ज्यादा ताकत यहां लगी तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन भी यही था। अब मैं आपको दो चीजें दूं, आपसे यह कहता है सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसमें होगा, तो ऑप्शन देता है सॉलिड में या लिक्विड में या गैस में। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसमें होना चाहिए? सॉलिड में। कंफर्म? एक सॉलिड की दो सतह लोग एक दूसरे पे रगड़ोगे ना तो वो आगे ना बढ़ने दे, सबसे ज्यादा घर्षण। उसके कंपेयर में जो लिक्विड है उसकी सतह इस पर थोड़ी सी इजी फ्लो होगी, लेकिन नीचे वाली भी सतह इसे रोकने की कोशिश कर रही होती है। देखना कैसे? किसी पानी में जाकर खड़े हो, देखना ऊपरी वाली सतह सबसे तेज, उसके नीचे वाली सतह उससे धीमी चलेगी, उससे नीचे वाली उससे धीमी, और सबसे नीचे वाला पानी हो सकता है एकदम धीमे चल रहा हो। अब एक खास विस्कोसिटी, घर्षण भी लग रहा है या नहीं? हर सतह अगली सतह की स्पीड स्लो कर रही है या नहीं? इस वाली सतह ने इसकी स्पीड स्लो करने की कोशिश की तो इसने इसकी स्लो करने की कोशिश की, इसने इसकी स्लो करने की कोशिश की। एक दिखाई देता है या नहीं? तो अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक घर्षण बल किस में काम करेगा तो ठोस में, ठोस के बाद द्रव में, और द्रव के बाद गैस में। कंफर्म? घर्षण बल के केस में अगर पूछे कि क्या है तो देखो हमें क्या दिखाई देता है? किसी भी वस्तु की सतह के बीच में लगने वाला बल जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करता है या उसे आगे बढ़ने से रोकता है, उसे हम घर्षण बल कहते हैं। यही दिखाई देता है या नहीं? लाइन में लिख लेना घर्षण बल में। स्लाइड, इसे तो स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं, एक को कहते हैं सर्पी और एक को कहते हैं लोटनिक। अब इसमें लोटनिक कौन है? ये लोट रहा है ना, हाँ मुझे लगता है यही लोटते हुए जा रहा है, इसे तो कह लें लोटनिक। हाँ लोटनिक घर्षण बल, इसे सर्पी घर्षण बल। क्या? देखो मुझे अच्छा ये तो चेक करना पड़ेगा, खींच, ठीक है एक बार मैं देख लूं। वैसे मुझे लगता है पुश करना, देख लो ना ना, जैसे ये बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछ रहा है लड़का। हमारे पास दो कंडीशन है, फ्रिक्शन तो हर हालत में कार्य करेगा। अगर मैं यहां खड़ा हूं और यहां खड़ा होकर इस पत्थर को धकेलूं, ताकत तो फिर भी लगा रहा हूं। मैं यहां खड़ा होकर इस पे कुछ बांध के इसे खींचूं, एक पुश करना और एक पुल करना, यही पूछ रहे हो ना? ज्यादा फोर्स किस में आप फील करोगे? ठीक है चेक कर लूंगा, पता हो तो बता भी देना, कोई दिक्कत नहीं। मुझे श्योर आंसर चाहिए, आपके लगने से नहीं, क्योंकि फिर तर्क भी मांगूंगा, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा। जिसे पता हो तो फिर एग्जैक्ट पता हो, लगने वाली बात में मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ठीक है, हो सकता हो
आपको खींचने में लगा हाँ कम ताकत लगी, लेकिन दूसरे को लगा धकेलने में कम लगी। समय और सिचुएशन की बात है, ठीक है। किसे पता नहीं कौन सी कम लगी, क्या पता कल को ये हो कि ना सर दोनों में बराबर लगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे। एज ए फिजिक्स हमें देखना है कि किस में ज़्यादा लगी। नो डाउट आप लोग भी एक बार चेक कर लेना, मैं भी चेक करके आ जाऊंगा। यहां तक कंफर्म हो? जब खींच रहे हो, पुल करते समय भी धरती को धक्का लगा रहे थे, न्यूटन का तीसरा नियम। खींच रहे थे तो भी पैर से धरती को ही धक्का लगा रहे हो। नहीं, इस वाले स्लोप पे आगे से मत खींचना वरना मुसीबत हो जाएगी। ये ऊपर से निकल जाए तो पता है जीरोक्स कॉपी निकलेगी पीछे। ठीक है, वो देखते हैं। मतलब अभी तक एक आंसर आया है पुश करने का। हाँ 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 बिल्कुल, बात तो सुनने लायक है। वैसे मैं कल इसके बारे में टोटल एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, ठीक है। और आज हमने थोड़ा सा समय भी कोलैप्स किया है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। किसे कोई प्रॉब्लम है नो डाउट पूछो। सिलेबस भी टाइम पर खत्म करना है और मेरा प्राइम टारगेट है आपके क्वेश्चन सॉल्व कराना। लॉ ऑफ इनर्शिया, ओके। लॉ ऑफ इनर्शिया का सीधा सा मतलब न्यूटन के गति का पहला नियम, हिंदी में कहते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का सीधा सा मतलब, कोई कहते हैं बड़ा ही जड़ विचारधारा का आदमी है, जो बात कहेगा उसी पे अड़ा रहता है। कंफर्म, जैसे न्यूटन को लगा ये पेन यहीं पड़ा है, डस्टर ये यहीं पड़ा रहेगा चाहे 2000 साल के बाद आओ। देखो अपनी जगह पे पड़ा रह गया या नहीं, जड़ है। ठीक, एक शख्स दूसरा भी जड़ होगा। देखो कौन चल रहा था तो चलता ही रहेगा ब्रह्मांड के दूसरे कोने तक, ये भी उसी लॉ को फ्लो कर रहा होगा। तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ दिखाई दे रहा होगा, तो बस उसने इतना कहा कि अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही रहेगी, यदि विराम अवस्था या रेस्ट मोड में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी। यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया था।